आज लोकतंत्र पर संकट है और जिस तरह से भारत के संसाधनों को प्राइवेट में बेचा जा रहा है उससे रोजगार का संकट आने वाला है। तमाम चीज़ों को लेकर के लोकतंत्र लगता है कि किसी औद्योगिक घरानों में कैद होता जा रहा है। धन की राजनीति आज लोकतंत्र के डिसाइड फैक्टर बनती जा रही है। कोई खरी खरी बात कह देंगे तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाए, सरकार की किसी काम की आलोचना कर देंगे तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं दिव्या बाजपेयी और आप देख रहे हैं बेबाक मंच। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामाशीष राय जी की। सर, आपका बेबाक मंच में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बेबाक मंच के सभी संपादकों का और सभी संवाद सूत्र के आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो पत्रकार हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बेबाक मंच तमाम सामयिक मुद्दों पर और लोगों का साक्षात्कार लेकर के जो प्रसारित कर रहा है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपका राजनीतिक सफ़र काफ़ी लंबा रहा है और अभी चल भी रहा है, तो हमारे दर्शकों को उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हम लोग तो राजनीति के क्षेत्र में जब विद्यार्थी थे उस समय देश में एक जयप्रकाश नारायण जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन चल रहा था। भ्रष्टाचार के खिलाफ, रोजगार के लिए छात्र और नौजवान सड़कों पर थे। गुजरात से प्रारंभ हुआ था और फिर धीरे धीरे बिहार तक फैल गया था। जयप्रकाश जी ने उसका अगुवाई किया, जयप्रकाश नारायण जी ने। उस मुहिम में, उस आंदोलन में हम लोग जुड़ करके छात्र राजनीति से इस राजनीतिक क्षेत्र में हम लोगों का आगमन हुआ। प्रारंभ में जनता पार्टी बनी, उस आंदोलन की देन रही कि जनता पार्टी बनी और जनता पार्टी ने देश में एक अच्छी सरकार दिया। पहली बार देश में कीमतों को स्थिर ही नहीं किया बल्कि नीचे तक ले आने का काम जनता पार्टी की सरकार में हुआ। बढ़ी हुई कीमतों को पहली बार नीचे लाने का काम इस देश में अगर हुआ है तो जनता पार्टी की सरकार में हुआ। मोरारजी देसाई अच्छे प्रधानमंत्री थे, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि आपसी टकराव में, व्यक्तित्वों के टकराहट में वो पार्टी टूट गई। उसके बाद राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी जनता दल के रूप में दो तीन उसके भाग बन गए। हम लोग उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी से बेहद प्रभावित थे। इनका विराट व्यक्तित्व था जो संपूर्ण समाज को लेकर चलने की काबिलियत रखते थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी से प्रभावित होकर के हम लोग उनके रास्ते पर चल दिए, उनके साथ जुड़ गए और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा। ये वाजपेयी और आडवाणी का व्यक्तित्व का आकर्षण था और उनकी चयन की और लोगों को अपने साथ जोड़ने की कला थी कि कैसे व्यक्तियों को जोड़ते हैं। तो बड़ा काम करने में उनका आनंद रहा। हम लोग कभी सोचते नहीं थे कि एमपी एमएलए बनेंगे और उसके लिए काम कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। वाजपेयी जी का सपना पूरे देश को आगे बढ़ाने का था, संपूर्ण समाज को आगे लेकर के चलना था। एक जन एक देश की कल्पना थी उनकी, तो हम लोगों को वो आकर्षित करता था। किसानों के मुद्दों पर वाजपेयी जी ने जो बयान दिए हैं, जो उनका भाषण थे, वो लगता था कि आम गरीब की बात, आम किसान की बात वाजपेयी जी बोल रहे हैं। तो उनके विराट व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के लंबा सफ़र रहा और काम करते करते इतना मेहनत से, परिश्रम से काम किया गया कि ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक युवा मोर्चा का मैंने रहा। उस दौरान कल्याण सिंह जैसा एक किसान नेता, मजदूरों किसानों का एक नेता, उनका भी मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ और मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा। यहाँ विधान परिषद में भी मनोनीत हुआ, उसमें अटल जी, आडवाणी जी सबकी भूमिका रही। लेकिन पिछले कुछ दिनों में राजनीति का पूरा चरित्र ही बदल गया, कलेवर बदल गया। आपको याद होगा कि कभी वाजपेयी जी ने कहा था कि इस सदन में आज मैं पार्लियामेंट में हूँ तो उसकी देन प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री। जब उनकी किडनी खराब हो गई थी, घुटने खराब हो गए थे और उनको अमेरिका में उनका इलाज की सख्त ज़रूरत थी, तो राजीव गांधी ने वाजपेयी जी को ऑफ़र किया कि आपको एक प्रतिनिधिमंडल का मैं नेता बना रहा हूँ, आप विदेश जाइए, अपनी दवा करा लीजिए। किसी से बात न राजीव गांधी ने कहा था न वाजपेयी जी ने कहा था। तो राजीव गांधी के न रहने पर वाजपेयी जी ने ये बात सदन में कहा था। यानी कितनी सौहार्दपूर्ण बात विपक्षी दलों के साथ भी होती थी। लेकिन आज तो हालत है कि राजनीतिक दलों में ही किसी की कोई
असहमति की गुंजाइश नहीं है, कोई को अपने विचार अभिव्यक्ति की गुंजाइश नहीं है। आप कोई खरी खरी बात कह देंगे तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, सरकार की किसी काम की आलोचना कर देंगे तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो ये राजनीति का पूरा चरित्र ही बदल गया है और उसमें मुझे मजबूर होकर के कई चीज़ों का विरोध करना पड़ा। जैसे बाबू सिंह कुशवाहा को बीजेपी ने अपने साथ जोड़ा, उसका हमने विरोध किया। जैसे मुलायम सिंह जी को बड़े दल के नाते मायावती को रिजाइन होने के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी को इसको बुरा लग गया। हम लोगों ने इसको कहा कि भाई बड़े दल को अवसर मिलना चाहिए, लोकतंत्र का तकाजा है। तो बहुत सी चीज़ों पर मैंने अपनी बात बेबाक रूप से रखता रहा, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटने के बाद मुझे हाशिए पर किनारे लगा दिया गया। और जब यहाँ एक बार दौर ऐसा आया कि बीजेपी के सहयोग से मायावती यहाँ सरकार चला रही थी और उनकी सरकार भी तानाशाही रवैये की तरफ से चल रही थी, किसी की सुनवाई नहीं हो रही थी, लोगों को उत्पीड़न किया जा रहा था। तो इस मुद्दे पर मैंने भारतीय जनता पार्टी से एक असहमति व्यक्त किया था कि सरकार में न रह करके बल्कि बाहर से समर्थन दिया जाए मायावती सरकार को। उसमें मुझे पार्टी से निलंबित कर दिया गया, फिर पार्टी से निकाल दिया गया। मजबूर होकर मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा और तमाम संघर्षों से होते हुए आज किसानों की लड़ाई और मूवमेंट में भी मैंने भाग लिया। 1 साल तक किसानों के आंदोलन में मैं साथ साथ जुड़ा रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किसान आंदोलन के नेताओं को गाजी बलिया की धरती पर मैंने बुलाया और वहाँ 10,000 से ऊपर की भीड़ थी, बड़ी सभा हुई, राकेश टिकैत का भाषण हुआ। तो किसान मूवमेंट को पश्चिम से पूरब भी लाने में हमने अगुवाई किया, किसानों के साथ रहा। आज किसान की जीत हुई। अगर ये पहले ही बात मान ली गई होती तो 700 किसान अपने जान नहीं गंवाते, शहीद नहीं होते। लेकिन आज भी एक बात टीस करती है कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार का रवैया आप अख्तियार कर रहे हैं, बातें कुछ और कहते हैं, अमित शाह का तो कुछ कहना ही नहीं है, लेकिन अपने साथ ऐसे व्यक्ति को जोड़े हुए हैं जो लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्ण जुलूस किसानों के चल रहा था, उस पर पीछे से गाड़ियों से उनको कुचल दिया। एक तरह से वो किसान नरसंहार हुआ है और वैसे व्यक्ति को, वैसे मंत्री को अपने साथ जोड़े हुए हैं। जो मंत्री कहता है कि मेरा पुराना इतिहास आप लोगों को पता नहीं है, मैं अपने पुराने इतिहास पर आ जाऊंगा तो बहुत से लोगों को लखीमपुर खीरी छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही व्यक्ति को अपने साथ मंत्रिमंडल में रखना, मंत्री बना के रखना, कौन सा औचित्य बनता है? किस अपराधी को आप ढूंढ रहे हैं दूरबीन से? ये बहुत ही शर्मनाक बातें हैं, दोहरी बातें हैं, दोहरा चरित्र है, कुछ करनी और है, कथनी और है। तो इस तरह की चीज़ों का हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि हम लोग जीपी आंदोलन से आए हैं। हम लोग राजनीति में कुछ बनने और कुछ लेने नहीं आए हैं, बल्कि देश को देने के लिए आए थे, देश का निर्माण करने के लिए राजनीति में आए थे। वो परिस्थितियां अब दिख नहीं रही है। तमाम सारे दल अपने ढंग से चल रहे हैं। बीजेपी को पार्टी विथ डिफरेंस जब आडवाणी जी कहते थे तो बड़ा गर्व होता था, लेकिन आज क्या है देख लीजिए, सारे दलों को पैसे दे करके तोड़ लो, सरकार पैसे देकर तोड़ लो। ये कौन सा लोकतंत्र है, कौन सी राजनीतिक शुचिता है? तो हमें पसंद नहीं आया, इसलिए पिछला चुनाव तो मैंने निर्दल भर दिया था देवरिया लोकसभा से। आज लोकतंत्र पर संकट है और जिस तरह से भारत के संसाधनों को प्राइवेट में बेचा जा रहा है, उससे रोजगार का संकट आने वाला है। जिस तरह से सरकारी उपक्रम को बेचने की षड्यंत्र हो रहे हैं, बेचने की गलत निर्णय लिए जा रहे हैं, उससे रोजगार के अवसर घटेंगे। और अभी बैंकों का जो प्राइवेटीकरण किया गया, 14 लाख से अधिक बैंकों में कर्मचारी काम करते थे। जब वो सारे प्राइवेट चलाएंगे उस बैंकों को, तो सीधे 5-6 लाख लोगों का से वो अपना पूरे देश में काम चलाएंगे। क्यों वो 14-15 लाख लोगों को रखेंगे? तो हमारे पढ़ लिख कर के नौजवान कहाँ जाएंगे, कहाँ रोजगार मिलेगा? रेलवे में जहाँ 19 लाख कर्मचारी काम कर रहे थे, आज घटते घटते उनकी संख्या 9 लाख तक आ गई है, वो और नीचे आने वाली है। सेना में जो भर्ती होती थी और सेना में लोग जागते देश के प्रति अपना फर्ज निभाते थे। योजना आयोग ने पिछले वर्ष रिपोर्ट दिया कि सेना की संख्या 50% कम कर दिया जाए। अब उस पर विचार हो रहे हैं, भर्तियाँ रुक गई हैं, भर्ती हो नहीं रही है। कम तो नहीं किया गया, लेकिन भर्ती हो नहीं रही है। पढ़ लिख करके या अनपढ़ या हाई स्कूल इंटर पास करके नौजवान 15 साल 20 साल 22 साल सेना में अपने जीवन को लगाते थे, देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते थे। जबकि आज हमको चाइना से ज़्यादा खतरा है।
वो जिस तरह से चाइना डेवलप अपनी सेना को भारत के तरफ ऐसे इलाकों में बैठा दिया है जो कभी नहीं बैठता था, उससे हमारे ऊपर चाइना से खतरा बढ़ गया। हमको और हमारे सेनाओं को चुस्त दुरुस्त होना चाहिए था और हमारी संख्या बढ़नी चाहिए थी, भर्तियों को और खोलना चाहिए था, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है, हम रफ़ाइल ले आए, कई चीज़ें ले आए, होना चाहिए, ले आना चाहिए। जो भी सरकार रहेगी समय अनुकूल निर्णय लेगी। हमेशा रक्षा के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकता रही है। इंदिरा गांधी पहले इस देश की प्रधानमंत्री थी और उन्होंने सबसे पहले परमाणु परीक्षण किया था। तो ये सरकारों का एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उस पर काम होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए, चाइना के को जवाब मिलना चाहिए, वो जवाब नहीं मिल पा रहा है। वो भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तमाम चीज़ों को लेकर के लोकतंत्र लगता है कि किसी औद्योगिक घरानों में कैद होता जा रहा है। धन की राजनीति आज लोकतंत्र के डिसाइड फैक्टर बनती जा रही है। एक तरफ से निर्वाचन आयोग कहता है कि हम धन पर अंकुश लगाएंगे, पैसा जो इतना लग रहा है उसको कम किया जाए, तो पोस्टर नहीं लगाना है, बैनर नहीं लगाना है, होर्डिंग नहीं लगाना, लेकिन उससे ज़्यादा धन खर्च हो रहा है आज लोकतंत्र को चुनाव में। तो ये सब लोकतंत्र को प्रभावित कर रहा है। लोकतंत्र खतरे में है। किसान और मजदूर की हालत बदतर होती जा रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। इस पर सरकार कोई चिंता नहीं है सरकार की। हम धार्मिक मुद्दों पर देश को दो भागों में बांटने की कोशिश किया जा रहा है। ये राजनीति देश के लिए सही नहीं है और देश के लिए घातक है। सर, जैसे आपने किसान आंदोलन की बात करी, तो जो किसान बिल वापस लिए गए हैं एक चुनाव के इतने नज़दीक आने के बाद, तो आपको क्या लगता है ये बीजेपी की रणनीति थी कि ये किसानों के हित में उन्होंने लिया? भारतीय जनता पार्टी क्या थी? भारतीय जनता पार्टी तो ख़त्म हो गई अटल अडवाणी के। अब वो एक ढांचा बना हुआ है जिस पर दूसरे लोगों ने कब्जा जमा लिया है। तो ये कंपनी के रूप में चल रही है। तो इस कंपनी को अंदाज़ा नहीं था कि किसान इस सीमा तक देश में विरोध करेंगे और देश की जनता का समर्थन इस सीमा तक प्राप्त होगा किसान आंदोलन को। इसलिए डर करके और सत्ता जाने के कारण, सत्ता चले जाने का खतरा एहसास हुआ, इसलिए किसान बिल को वापस करना पड़ा। हम इसका स्वागत करते हैं। किसानों की मांग थी, अब उसको मानी गई। लेकिन किसान की एक और महत्वपूर्ण मांग है कि एमएसपी को कैसे उसको दिया जाए। किसान को एमएसपी नहीं मिलती है। सरकारी खरीद 5 से 6% होती है, वो भी कागज़ों में होती है, एक्चुअल किसान की खरीद नहीं हो रही है। तो इन सब चीज़ों पर सरकार को विचार करना चाहिए और एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए। आश्वासन भी दिया है किसान आंदोलन को, देखिए कब तक बनता है। लेकिन ये आंदोलन के प्रति आंदोलन इस सीमा तक फैल जाएगा और इतना बड़ा जन समर्थन मिलेगा, इसका अनुमान देश की सरकार को नहीं थी, प्रधानमंत्री को नहीं थी। उन्होंने देखा कि खतरा बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से जनता बोल रही है, आने वाले समय में सरकार को अपदस्थ कर सकती है, हटा सकती है, तो उसके कारण ये निर्णय लिया। और सर, जैसे कि आपने अपने इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी एक कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, ये पॉलिटिकल पार्टी एक नहीं रही, तो आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, मुझे लगता है इसलिए कि आज से आपको याद होगा, चाहे वाजपेयी का ज़माना हो, आडवाणी का ज़माना हो, उसमें लीडर की क्वालिटी होती थी और लीडर जनाधार वाले होते थे, ज़मीन से जुड़े हुए होते थे। वो पार्टी की मीटिंगों में, बैठकों में अपने असहमति को भी व्यक्त करते थे। अटल जी भी और आडवाणी जी ने भी एक दूसरे को कई मुद्दों पर असहमति हुई, उन्होंने उस पर खुलकर अपनी बात रखी। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज तो नितिन गडकरी जी अगर कुछ बोल देते हैं तो अगले ही दिन उनके विभाग के बजट का पैसा आधा कर दिया जाता है, उनके कुछ विभाग महत्वपूर्ण छीन लिए जाते हैं। ये हालत हो गई है। तो पार्टी में असहमति का कोई अवसर नहीं है आज। इसलिए ये पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी न बन करके कॉरपोरेट घरानों की पार्टी लग रही है। जैसे निर्णय लगता है कि पता नहीं वो किसान के बारे में, किसान बिल का जो निर्णय हुआ वो कहाँ किससे सहमति ली गई। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का किसान संघ, उसका अपना संगठन है, वो भी विरोध कर रहा था किसान बिल का, तो किससे चर्चा करके प्रधानमंत्री ने बिल ले आया? या तो अडानी से ले आया होगा।
और बिल आने के पहले ही अडानी पूरे देश में ज़मीनें खरीद ले रहे हैं, हज़ारों एकड़ की ज़मीनें खरीद करके, और लाखों टन अनाज रखने के गोदाम बन रहे हैं। और बाद में वो भी बिल अध्यादेश से लाया जा रहा है। रात में अध्यादेश से ले आने का क्या औचित्य बनता? आप सदन में उस पर चर्चा कराते, लोकसभा में इस पर डिटेल से चर्चा होनी चाहिए थी। किसान बिल ले आ रहे हैं, ये किसानों का देश है, 70% से अधिक देश में किसान इसी पर, खेती पर निर्भर है। तो पार्लियामेंट में इसमें डिस्कशन होना चाहिए था 2-3 दिन कि हम ऐसा बिल ले आ रहे हैं। हर पार्लियामेंट के मेंबरों की राय उस पर आनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, कोई अवसर नहीं दिया गया। जबरन बिल पास करा लिया गया, अध्यादेश से बिल कानून बना दिया गया। ये कोई इतना बड़ा मुद्दे पर इस तरह से इतने हल्के डिसीजन हुए जो जिसका कोई औचित्य नहीं था, और यही संदेह के घेरे में सरकार को खड़ा करते हैं कि ये कंपनियों के दबाव में इन्होंने ये बिल को लाया। सर, अभी आरएलडी ने सपा के साथ गठबंधन करा है, तो ये 2022 के चुनाव में इस क्या रंग लाएगा? देखिए, जनता ने सरकार को बदलने का निर्णय ले लिया है। लोग कह रहे हैं कि पश्चिम में तो किसान आंदोलन बहुत उग्र था और बहुत ज़िलों में फैला हुआ था, उससे डर करके इन्होंने किसान बिल ले लिया। लेकिन पश्चिम से भी हालत ख़राब पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो 2 दर्जन से अधिक ऐसे ज़िले हैं जहां बीजेपी का खाता नहीं खुलने वाला है, ऐसी हालत है। तो ये लोकदल का और समाजवादी पार्टी का अलायंस नेचुरल अलायंस है, क्योंकि इस देश की राजनीति में चौधरी चरण सिंह ने किसान राजनीति का प्रारंभ किया था, किसान राजनीति को धुरी बनाया था, जिस धुरी के सहारे जनता पार्टी को भी चलना पड़ा। जनता पार्टी भी चली और तमाम छोटे छोटे दलों को मिला करके उन्होंने एक फ्रंट बनाया था। और चौधरी साहब इस देश के आज़ादी के बाद किसानों की देश की राजनीति को किसानमय बनाने का श्रेय अगर किसी को है तो वो चौधरी चरण सिंह जी को। उन्हीं के चौधरी चरण सिंह के ही अनुयायी कह लीजिए, शिष्य कह लीजिए, मुलायम सिंह जी थे, सारे लोग थे उसके। और मुलायम सिंह जी ने उस चौधरी साहब की योजना को आगे बढ़ाया। बाद में जब लोकदल दोबारा बना, चौधरी अजीत सिंह ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। आज जयंत चौधरी ने इस जो किसान बिल के खिलाफ पूरे किसानों का मूवमेंट को जो समर्थन दिया, और राकेश टिकैत के साथ जिस तरीके से पुलिस का दुर्व्यवहार हो रहा था, उनको गिरफ्तार करने की साजिश रची जाने लगी, तो उस दौर में चौधरी जयंत सिंह ने आकर के राकेश टिकैत के बगल में बैठ गए और उन्होंने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारा पश्चिम का जाट और हमारा लोकदल आपके साथ है। जब लोकदल साथ हो गया, चौधरी टिकैत सिंह के साथ खड़ा हो गया और चौधरी जयंत सिंह के समर्थन से, तो पूरे किसान को एक बहुत बड़ी मजबूती मिली। इसलिए चौधरी जयंत सिंह का व्यक्तित्व इस आंदोलन में निखर करके सामने आया है, उभार आया है। और बहुत पहले उन्होंने एक बार मथुरा में रैली हुई थी, जिसमें अखिलेश और जयंत जी की उसी दौरान एक संयुक्त रैली थी, जिसमें जयंत चौधरी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश का भावी सीएम अखिलेश यादव हैं। तो तब से इन लोगों के बीच में एक बहुत ही सामंजस्य बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया विषयों पर चर्चा भी होती है, हर मुद्दे पर चर्चा करते हैं, और इसलिए एक दोनों साथ आए हैं, संयुक्त रूप से मिल करके एक परिवर्तन का उत्तर प्रदेश में शंखनाद किया है। और जयंत चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब तक मैं इस सरकार को हटा नहीं लूँगा तब तक हम कोई माला ग्रहण नहीं करेंगे, फूल माला नहीं पहनेंगे। बहुत बड़ा संकल्प है। सर, इस आपको क्या लगता है कि आरएलडी को इस गठबंधन में कितनी सीटें मिलने की उम्मीदें हैं? देखिए, अब तो सीट का कोई मायने नहीं रह गया है। दोनों का जिस तरह से आपस में एक दूसरे के प्रति समन्वय बना है, सहयोग बना है, उससे सीट का कोई मायने नहीं रहता है कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, बल्कि 403 सीटों पर दोनों को मिल के लड़ना है। दोनों को एक संयुक्त अभियान चलाना है और 403 सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा सीट कैसे हम लोगों के पक्ष में आए, इसकी रणनीति बन रही है, इस पर काम चल रहा है। इसलिए अब सीटों का कोई मायने नहीं रह गया है। वैसे कुछ लोग जो पश्चिम के हैं, पूरब में हैं, एक दूसरे के सिंबल पर भी लड़ सकते हैं, एक दूसरे के साथ दे सकते हैं, तो उसमें आपस में समन्वय बन रहा है, बन गया है। अब इसका कोई मायने नहीं रह गया। सर, आपने पहले भाजपा में थे आप, फिर आपने कांग्रेस ज्वाइन करा, फिर आप भाजपा में आए और अब आप आरएलडी में हैं, तो ऐसी क्या वजह रही जो आपने राजनीतिक दल बदले?
देखिए, हमारे साथ लोगों ने बड़ा धोखा किया। हमको तो पहले भाजपा बचाओ अभियान चलाने के लिए केंद्र के ही कुछ भाजपा नेताओं ने आगे लाया। जब मायावती के साथ साझी गवर्नमेंट चल रही थी, उस समय केंद्र के कुछ नेताओं ने कहा कि आप जो है रामाशीष जी भाजपा बचाइए, नहीं तो भाजपा ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे अंदर भी नाराज़गी थी, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हटने के बाद लखनऊ में बैठा था। मेरे जिम्मे कोई काम नहीं था, न संगठन का काम था, न विधायक कोई काम था, न विधानसभा में कोई काम रह गया था। तो मेरे मन में भी खिन्नता थी कि मैं ऐसा व्यक्ति था जो ब्लॉक से, युवा मोर्चे के ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रहा, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और पार्टी ने मेरे साथ कोई जानबूझ करके मेरे साथ व्यवहार किया जा रहा है, ये उपेक्षात्मक। और हमेशा उपेक्षा और तिरस्कार, ये दो राजनीतिक इतिहास में किसी भी संगठन को के खिलाफ वातावरण, उसमें विद्रोह के जनक बन जाते हैं, विद्रोह कराने के लिए विवश कर देते हैं। किस सीमा तक किसी को तिरस्कार और उपेक्षा करेंगे? जो काम किया है, काम के बल पर आया है। न मेरी कोई विरासत थी, मेरे पिताजी खेती करते थे, मैं वहाँ से उठ कर आया, तो अपने काम के बल बूते पर आया था ना। और फिर आपने उसके बाद दूसरे लोगों को ले आकर के आप महिमा मंडित कर रहे हैं। जो भाजपा की को जड़ से समाप्त कर देने की कोशिश करते थे, वैसे लोगों को लिया के मंत्री बनाते हैं, दूसरे दलों को। और आपके दल को यहाँ तक सींचने में खून पसीना बहुत से लोगों ने लगाया, उसमें मैंने भी लगाया। तो मेरी आप इतनी उपेक्षा और तिरस्कार कर रहे हैं। और उसके बाद ये दिल्ली के नेताओं का ये कहना कि भाजपा बचाइए, तो मुझे भाजपा बचाने के लिए यहाँ मीटिंग बुलाना पड़ा। 9 अक्टूबर 2002 का मामला है। दिल्ली में मुझे कुछ नेताओं ने कहा, मैं 11 तारीख को यहाँ मीटिंग बुलाया, उसमें 16 विधायक थे, और दूसरी मीटिंग 26 तारीख हुई जिसमें 27 विधायक थे। और ये हुआ कि नहीं, भाजपा को बाहर से समर्थन देना चाहिए, लेकिन पार्टी को स्वीकार नहीं था। मुझे ही दल से निलंबित कर दिया, निकाल दिया। तो मैंने कभी दल नहीं बदला, मैं निकाला गया। सही बात कहने के लिए, बेबाक बात कहने के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। तो फिर 2004 में चूँकि वाजपेयी जी चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, मुझे उनके साथ काम करने का या उनकी का सहयोग करने का मेरे मन में भाव था। मैंने पत्र भी लिखा उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष वेंकैया नायडू को, लेकिन उनका पत्र मुझे प्राप्त हुआ, ऐसा सूचना उन्होंने दे दिया, चिट्ठी आई उनकी कि यार रामाशीष जी आपका पत्र मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो, चूँकि आप 30 साल से संगठन का काम कर रहे हैं, जनता में आपकी कोई पकड़ नहीं है, इसलिए लोग आपको लेना नहीं चाहते थे। कल्याण सिंह को पार्टी में वापस ले लिया गया। जो कल्याण सिंह ने वाजपेयी जी के बारे में बहुत प्रतिकूल टिप्पणी किया था, उनको वापस ले लिया गया, मुझे नहीं लिया गया। कुछ लोगों ने प्रयास किया था दिल्ली में, बड़े नेताओं ने, बड़े लोगों ने, लेकिन नहीं लिया गया। तो मुझे कांग्रेस ने टिकट दे दिया। जगदम्बिका पाल जी से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि आपकी वजह से एक सरकार गिरी है, आप सरकार को गिराए, सरकार को बनाए, आपको किसी ने पूछा नहीं, चलिए हम आपको टिकट देते हैं, आप लड़िए लोकसभा। उन्होंने लोकसभा टिकट दिया, मैं लड़ा, और कुल 40 लोग ऐसी थी, 20 सीटें कांग्रेस को मिली, और 20 सीटों पर कांग्रेस को 1 लाख से अधिक वोट मिला था। उसमें मेरी भी सीट थी, देवरिया लोकसभा, और देवरिया लोकसभा से मैं 1,10,000 के आसपास वोट पाया था। और मुझे उस समय कांग्रेस ने कोई मदद नहीं किया, मेरे यहाँ किसी का भाषण भी नहीं हुआ। मैं चूँकि हर राजनीति में रहते हुए मैंने कभी किसी की जाति, किसी का दल नहीं पूछा था, जो मेरे पास आया उसके लिए मदद किया था। तो जब मैं लोकसभा लड़ने गया तो हर दल के और हर वर्ग के लोगों ने मेरी मदद किया था। तो उसके परिणाम स्वरूप मेरे कांग्रेस ने 3 लाख रुपया दिया चुनाव लड़ने के लिए। मैं जनता के सहारे चुनाव लड़ता हूँ, जनता ने मेरी मदद किया, और उस समय 1,10,000 वोट पाया। बाद में मैंने पूछा कि भाई मुझे तो कांग्रेस ने मदद किया, तो सलमान खुर्शीद ने कहा कि आपकी सीट तो 4th क्लास में लिख दी गई थी, क्या हम लोगों को पता नहीं था कि आप इतना वोट पाएंगे? उसके बाद हमारे इलाके का RPN सिंह नेता थे, अगले बार मैं 2009 में लड़ता अगर चुनाव तो मैं MP हो गया होता, लेकिन उन्होंने कहा कि अब अगली बार बालेश्वर यादव लड़ेंगे, तो मुझे फिर रास्ता मेरा ब्लॉक हुआ। इसी दौरान राजनाथ सिंह जी से भेंट हो गई, उन्होंने कहा कि भाई आप भाजपा में आइए, मैं आपको सब ठीक कर दूँगा। लेकिन भाजपा ज्वाइन किया, कुछ नहीं ठीक हुआ। कलराज मिश्रा ने कहा कि मैं सब
मेरे साथ दीजिए। कलराज मिश्रा के बहुत बड़े बड़े भाजपाई उन पर अंडा फेंकवाए, टमाटर फेंकवाए, काला झंडा दिखवाए। और उन्होंने मुझसे फ़ोन करके मेरे से समर्थन मांगा, मैंने समर्थन दिया, सहयोग किया, लेकिन विधानसभा से लोकसभा तक उन्होंने कोई मदद नहीं की। मजबूर होकर के मुझे 2019 में निर्दल लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कई लोगों ने कहा कि लोग तो अब लगता है कि आप राजनीति से गायब हो गए, क्योंकि आपकी कहीं उपस्थिति नहीं है। फिर मैं मजबूर होकर के लोकसभा का पर्चा दाखिला किया और जनता के बीच में अपनी आवाज़ पहुंचाया। और इधर 5-6 महीना पहले मुझे किसान आंदोलन में चौधरी जयंत सिंह से भेंट हो गई और उन्होंने कहा कि आप हमेशा किसानों की बात उठाते रहे हैं, किसान, मजदूर, नौजवान हमारी पार्टी का एजेंडा है, आप आइए मेरे दल में और हम चाहते हैं कि आप मेरे दल को मजबूत करिए। तो उनके दल में शामिल हो गया, आगे जो निर्णय होगा। तो मैंने हमेशा मुद्दों पर, मुझे बाबू सिंह के शामिल करने पर, जो यहाँ भ्रष्टाचार के पर्याय बन गए थे, उस समय उनका विरोध किया, भाजपा ने उन्हें शामिल किया। सूर्य प्रताप शाही अध्यक्ष थे। हमने कहा ये तो बहुत गलत डिसीजन हुआ और उस डिसीजन का ही परिणाम था कि भाजपा 51 से 48 पर आ गई, बढ़ी नहीं एक भी सीट। 51-52 सीटें थी और उस समय 2012 में घट करके 48 सीट पर आ गई। तो हमने गलत चीज़ों का विरोध किया, जबकि राजनीति में ये आमतौर पर अब नहीं हो रहा है। पहले होता था, लोग स्वीकार करते थे। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, महावीर त्यागी जी पार्लियामेंट में उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि आप क्यों जो है सियाचिन को चाइना के हवाले कर दिया, क्यों छोड़ दिया। उनके मिनिस्टर थे, नेहरू जी ने कोई पार्टी से नहीं निकाला। मेनका गांधी बोलती है, आज भी वरुण गांधी बोलते हैं ना, आज भी वरुण गांधी बहुत सी चीज़ों पर बोल रहे हैं, उनको नहीं निकाला जा रहा। तो अलग अलग अब पार्टियां राग द्वेष से चलने लगी हैं, गोल गिरोह पर चलने लगी हैं, लोकतांत्रिक सिस्टम समाप्त हो गया है। तो जिसको जहां अवसर मिल रहा है, जिसको जहां सम्मान मिल रहा है, वहां वो अपना ठौर ठिकाना तलाश रहा है। आज की राजनीति का यही तस्वीर बन गया। लेकिन ये जो सबसे बड़ा संकट है वो लोकतंत्र पर संकट है। लोकतंत्र जो है कभी जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा होता था, लेकिन आज का लोकतंत्र धन के लिए, धन के द्वारा और धनिकों का हो गया है। ये बहुत ही घातक है। कभी एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आज कई ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीदने वाली ताकतें, पाश्चात्य पश्चिम की कंपनियां भारत में हैं, चाहे चाइना की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे इजराइल कहीं की। तो आज ये कंपनियां मिल करके ये किसी की भी सरकार को अपने मुट्ठी में कर सकती है। इतना इनके पास बजट है, इतना इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ऐसी दशा में लोकतंत्र तो बहुत एक तरह से गहरे खाई की तरफ जा रहा है। इसको रोकने की ज़रूरत है और हम लोग किसानों, नौजवानों के बीच में इस पर भी जन जागरण करते हैं कि लोकतंत्र में अच्छे लोगों को, हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह भी, उनका भी इस पर स्पष्ट क्लियर मंतव्य है कि अच्छे लोग, अच्छा व्यक्तित्व का चुनाव किया जाए, लोकतंत्र को लोकतंत्र की तरह से संचालित किया जाए। इस तरफ उनका भी ध्यान है, उनका भी सोच है। इसके लिए मैं उनको पसंद करता हूं, उनके साथ हूं। सर, बेबाक मन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने बेबाक मंच के चुनावी सफ़र में सुना रामाशीष राय जी को। ऐसे ही बेबाक मंच की चुनावी सफ़र की टीम आप तक जनता की राय और सभी का राय पहुंचाती रहेगी। मैं दिव्या बाजपेयी, कैमरामैन अजीत राय के साथ बेबाक मंच, लखनऊ।